गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। न्यूमेरिकल भी आप कुछ लगाए ही होंगे। चलिए, जो नहीं आया होगा, जो नहीं लगा पाए होंगे, उसको हम आगे बता देंगे आपको। जब स्कूल खुलेगा आपका, तब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आप न्यूमेरिकल लगाया कीजिए। बच्चों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि चैप्टर तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर को समझने का, या जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। इसी साल इसी चैप्टर का एक आपका मैंने बताया ना, जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में बताया। मैंने चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या बताया आपको, बताया अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर से। हर साल यही बताया जाता है कि इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है लगभग यही है आपका, ठीक है। और कूलाम का नियम भी पूछ लेता है, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, लेकिन जो लॉन्ग में पूछता है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है। इस साल क्या किया था बच्चों कि हेडिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था। कैसे, अब देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ में पेपर है आपका इसी साल का। अब बता रहे हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, सिंपल सा विद्युत द्विध्रुव का ही द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P मतलब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष में केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर अक्ष में मतलब कौन सी स्थिति हो गई, अक्षीय स्थिति। वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसमें विभव पूछा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक। और इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर 90 डिग्री घुमा दिया जाए, मतलब अक्ष से अगर 90 डिग्री घुमा दिया जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो क्या बन जाता है आपका, निरक्ष बन जाता है। विद्युत उस 90 डिग्री घुमाने पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होंगे, मतलब दोनों पूछे थे, अक्ष और निरक्ष पर। आपको केवल सूत्र लिखना था, डेरिवेशन भी नहीं था, ठीक। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन और बच्चे फिर भी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कहते हैं पेपर कठिन आ गया। बताइए, पेपर कठिन है ये? हाँ, ये पेपर कठिन है तो भी इजी क्या होगा, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे, अब आप सोचेंगे कि हम आखिरी के 1 महीने फिजिक्स पढ़ के, इतना लेंदी कोर्स पढ़ के एग्जाम देने चले जाएंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए मैं पहला चैप्टर पढ़ा चुका, उसको आप अच्छे से पढ़िए। और बच्चों, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है, वो इसलिए नहीं है कि आप उसको पढ़ के एग्जाम देने जाएं, वो इसलिए है कि आप उसको अपनी जानकारी के लिए पढ़ें, अपने नॉलेज में वृद्धि करने के लिए उसको पढ़ें, ना कि उसको पढ़ के आप एग्जाम देने जाएं या कंपटीशन देने जाएं। बस उसको आप रफली आप पढ़ते रहिए, जैसे नोट्स आप पढ़ते हैं वैसे उसको भी पढ़ते रहो। वो भी एक प्रकार का नोट्स है, उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। जो मैं लिखवा रहा हूं वो बिल्कुल किताबी भाषाएं हैं, तो वहां पे जो मिलेगा आपको, एक कह सकते हैं रेगुलर वे में आपको मिलेगा, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा, तमाम चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो उसको भी आप पढ़ते हो, उसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखते चलिए कि कौन सी हेडिंग है, क्वेश्चन है, उसको आप देखिए, उसके सामने लिख लीजिए कौन सी हेडिंग है आपकी है। इससे आपको काफी सहायता मिलेगी कि मान लिया एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन का टाइप बदल दे रहा है, क्वेश्चन का हेडिंग बदल दे रहा है, तो आपको कोई समस्या ना हो बच्चों, ठीक है। अगला चैप्टर आपका है चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। चैप्टर 2 आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम, मतलब विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। चैप्टर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, एक हेडिंग आपकी पक्की है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपका 100% फिक्स है आएगा।
इससे तो फिक्स है, पहले वाले से हो सकता है ना, इसे फिक्स है आपका। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी जरूरी होंगी। जैसे आपका पहला हेडिंग इस चैप्टर में मिलता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल बच्चों फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है अदिश और सदिश राशियां। वहां पे आप पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल कैसी राशि है। क्षेत्रफल वहां पे एक अदिश राशि है। आप लोगों ने पढ़ा है क्षेत्रफल, जब किसी भौतिक राशि का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात क्षेत्रफल क्या है, एक परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्षेत्रफल हमारी क्या है, अदिश राशि होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में या भी आगे हम बताएंगे किन किन परिस्थितियों में क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है। क्या माना जाता है, क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है। इसलिए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया गया, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। जब कभी भी हम किसी, देखिएगा, जब कभी भी हम किसी ऐसे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब कभी भी हम किसी ऐसे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसके ओरिएंटेशन के कारण, जिसके विन्यास के कारण उससे संबंधित भौतिक राशि में कोई परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर हम क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के तौर पर उसको हम व्यवहार में लाते हैं। जैसे इस चैप्टर में अभी आपका यहां पे एक हेडिंग आएगी आपकी विद्युत फ्लक्स। क्या आएगी, विद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए ये आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं जो किसी पृष्ठ से जा रही हैं। किसी पृष्ठ से क्या हो रही है, आपकी जा रही हैं। पृष्ठ आपका, ये आपका पृष्ठ है, ये ई है वेक्टर, ठीक, और इसका क्षेत्रफल, चलिए क्षेत्रफल अभी मान लेते हैं ए है। अगर बच्चों पृष्ठ को हम पलट दें, पृष्ठ अभी आपका ऐसे है, पृष्ठ को तिरछा कर दें, ऐसे कर दें, मान पहले लंबवत कर दीजिए ऐसे, ठीक, पृष्ठ आपका ऐसे हो गया, मतलब खुला वाला पृष्ठ इधर हो गया, बंद इधर, उसको घुमा दिया हमने। अर्थात अब इससे आपको क्या मिलेगा, जो विद्युत बल रेखा है, कोई विद्युत बल रेखा इससे आपको गुजर कर नहीं जाने वाली। फिर इसको थोड़ा सा करेंगे तो 1 मिलेगी, फिर आगे करेंगे 2 मिलेगी, आगे करेंगे 3, आगे करेंगे क्या मिलेगी, आपकी 4-5 रेखा ऐसे आपको मिलती रहेगी। मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल की दिशा बदल देने से, उसकी ओरिएंटेशन बदल देने से हमें जो क्या मिलना था, विद्युत बल रेखाएं मिलनी थी, उनमें क्या हो जा रही है, मतलब उनकी संख्या में परिवर्तन हो जा रहा है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जा रहा है, आपका परिवर्तन हो जा रहा है। तो यहां पर हम क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल सदिश के रूप। मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल की दिशा के परिवर्तन करने से विद्युत बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण यहां पर हम क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, सदिश लिखते हैं। अगर सदिश ना होता, यह दिशा पर निर्भर ना करता, तो इसकी दिशा को बदल देने से हमारे क्षेत्रफल में या विद्युत बल रेखाओं की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए यहां पर क्षेत्रफल क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपका एक सदिश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश ज्यादातर आप इस चैप्टर में हम किसी गोलीय समतल, जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई गोलीय पृष्ठ है, आपका कोई गोलीय पृष्ठ है, यहां पर जब हम इस गोलीय पृष्ठ का किसी कोई छोटे से क्षेत्रफल की बात करते हैं, जब कभी भी किसी गोलीय पृष्ठ का, जैसे आपका क्या हुआ, वृत्त होता है, जब कभी किसी भी 2D आकृति की बात करते हैं, किसी 2D आकृति की बात करते हैं, तो 2D जो ज्यामिति होती है 99% आपका अदिश, उसका क्षेत्रफल आपका अदिश राशि होगा 99%। किन्हीं परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप आपका वहां पे वेक्टर हो सकता है, लेकिन नहीं तो 99% आपका जो 2 डायमेंशनल ज्यामिति, जैसे वृत्त हुआ,
आयत हुआ, वर्ग हुआ, इन सब का जो क्षेत्रफल होता है वो अदिश राशि होती है। लेकिन जब हम किसी 3D या गोले, मान लिया गोले का लिया हमने, गोले में चूंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, गोले का हम क्षेत्रफल निकालने जाते हैं तो गोले में मान लीजिए कोई क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल के कारण जब हम किसी छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो उसके पृष्ठ के क्या होती है, आपकी लंबवत होती है। या कहीं किसी समतलीय क्षेत्रफल, कोई समतलीय क्षेत्रफल जो होता है, समतल का क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी समतल का क्षेत्रफल एक सदिश राशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे मान लिया समतल है, इसका मान लीजिए क्षेत्रफल, इसका परिमाण a है, तो इसके क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इसके पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी, आपकी ऊपर की ओर होगी। और इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश n कैप, और ये हो जाता है आपका वेक्टर a इक्वल टू होता है n कैप a। ठीक, इसको आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा। कोई सदिश का जब आपको लिखना होता है वेक्टर बराबर, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, एक एकांक सदिश लिखते हैं और गुणे उसका क्या लिखते हैं, परिमाण लिखते हैं। तो बच्चों ये था आपका एकांक सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल किसी भी, कोई भी समतलीय आपका क्षेत्रफल एक सदिश के रूप में माना जा सकता है। उसकी जो दिशा होती है वो सदैव पृष्ठ के क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होती है। उसे हम एकांक सदिश n कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n कैप किस लिए होता है, केवल और केवल दिशा को का बोध कराने के लिए होता है। ठीक बच्चों, इसी के साथ एक और आपकी हेडिंग मिलती है, सॉलिड एंगल, घन कोण। सॉलिड एंगल, घन कोण। सॉलिड एंगल, घन कोण। बच्चों 11th में आपने 7 मूल राशियां पढ़ी थी, उसके साथ 2 पूरक राशियां पढ़ी थी, याद होगा आपको। 2 पूरक राशियां कौन थी आपकी, पहला था कोण, दूसरा था आपका घन कोण। जानते हैं कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। कोण टू डायमेंशनल आकृति में होता है और घन कोण जो आपका होता है 3 डायमेंशनल आकृति में होता है। कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई वृत्त है आपका, या आपका केंद्र O हो गया, त्रिज्या R हो गई। कोई कण यहां से चलना शुरू करता है और अपनी परिधि पर यहां से यहां तक जाता है। ठीक, ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, यहां से इसको मिला दिया गया। A से B पर गया, मतलब क्या हुआ, परिधि पर कण कितनी दूरी चलता है, परिधि पर कण कितनी दूरी चलता है, उसके साथ त्रिज्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जानते होंगे आप, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, चाप मतलब वृत्त, अपने कण अपनी वृत्त की परिधि पर कितनी दूरी तय कर रहा है, और बटे उसकी क्या हो गई, त्रिज्या। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। यह एक बीमाहीन राशि, इसका कोई बीमा आपका नहीं होता है। उसी प्रकार घन कोण की बात करते हैं। जिस प्रकार कोई कण, मान लीजिए यहां पर कोई आपका ठोस है, कोई आपका ठोस है जिसका केंद्र आपका O है और इसकी त्रिज्या आपकी कितनी है, R है। यहां पर हमने लिया एक छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव D। क्या लिया आपका, D। देखिएगा हमने क्या बताया, 2 डायमेंशनल में हम यहां पे वृत्त पे जब चल रहे थे तो हम वृत्त का केवल एक भाग, लंबाई चौड़ाई या कुछ लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही आकृतियां होती हैं। लेकिन जब हम किसी ठोस पे पहुंचते हैं तो ठोस का केवल आप एक लंबाई या एक चौड़ाई या एक ऊंचाई नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी 2 बीमाएं लेनी जरूरी होंगी, या तो लंबाई चौड़ाई लेंगे, या चौड़ाई ऊंचाई लेंगे, या ऊंचाई लंबाई लेते हैं। तो इसे जब इसकी हम कोई भी, चाहे लंबाई चौड़ाई ले, चाहे चौड़ाई ऊंचाई ले, चाहे ऊंचाई लंबाई लेंगे, तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाते हैं, क्षेत्रफल बन जाते हैं। तो हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, मतलब यहां से इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई लिया, तो ये क्या बन गया आपका,
क्षेत्रफल बन गया। और पूरे ठोस का एक छोटा सा भाग है तो इसे हमने क्या माना, क्षेत्रफल अवयव माना। अब क्षेत्रफल अवयव हो गया, डीए माना। अब जानते हैं ये दो विमीय राशि है, क्या है आपकी, दो विमीय राशि हो गई। कौन, क्षेत्रफल, और त्रिज्या यहाँ पे आर है, त्रिज्या क्या है यहाँ पे हो गई आर। जिस प्रकार चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम रेडियन कोण कहते हैं, उसी प्रकार किसी भी ठोस आकृति के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग, क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम घन कोण कहते हैं। अर्थात किसी समतलीय ठोस का एक क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, घन कोण कहलाता है। फिर से चलिए मानते हैं, मान लीजिए डी आपका था, ऐसे ऐसे हमने बना लिया, ये आपका अल्प क्षेत्रफल अवयव त्रिज्या आर है, ये कोण हमने माना डी ओमेगा। बच्चों डी डब्ल्यू नहीं, डी ओमेगा है आपका। घन कोण को हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डी ओमेगा आपका घन कोण हो गया और डी ए हो गया। तो डी वहां पे हम थीटा बराबर क्या लिखते थे, चाप बटे त्रिज्या, बीमाहीन राशि, चाहे रेडियन हो चाहे स्टेरेडियन हो, दोनों ही कैसी है आपकी, बीमाहीन राशि हैं। अगर यहाँ पे हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर ये क्षेत्रफल डी ए है तो डी ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, और बट्टी जब तक मीटर स्क्वायर नहीं आएगा तब तक आपका बीमाहीन होगा नहीं, दोनों कैंसिल नहीं होंगे। तो जरूरी क्या है कि डी ए बटे क्या होना चाहिए, आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, तभी तो ये मीटर स्क्वायर होगा, तभी दोनों क्या होंगे आपके, कैंसिल होंगे। तब आपका जाके क्या मिलेगा, एक बीमाहीन राशि आपकी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो घन कोण डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी ए अपान आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, डी ए अपान आर स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं कि कोई वृत्त जब होता है तो जब उसका हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो कितना कोण बनता है आपका, 2 पाई कोण बनता है। कितना बनता है, 2 पाई। कुल कोण आपका कितना होता है, 2 पाई। लेकिन अगर किसी गोले का पूरा एक चक्कर हम लगा लें तो कितना कोण मिलेगा, ठीक, कितना कोण मिलेगा, टोटल घन कोण, कुल संपूर्ण घन कोण गोले का, इसको आप याद रखिएगा, गोले का संपूर्ण घन कोण ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी। जब हमने इतना क्षेत्रफल लिया तो कोण डी ओमेगा। पूरा क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बट्टी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई हो जाएगा, मतलब 720 डिग्री। पूरे गोले का जो संपूर्ण कोण होता है वो कितना कोण बनता है आपका, 720 डिग्री होता है। और वृत्त में कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। कोई भी 2D आकृति होगी उसमें 360 डिग्री। 3 डायमेंशनल में जाएंगे गोले जैसे में तो कितना मिलेगा आपको, 720 डिग्री। टोटल कोण का, इंटरनल कोण का आपका क्या होता है, योग होता है बच्चों, ठीक है। कैसा लगा बच्चों, इसको जरूर, इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा बच्चों। ये दोनों हेडिंग आपका जरूरी नहीं इसकी परिभाषा आप याद करिए, इसका बस आपको ये होना चाहिए, आपको अपनी समझ में आना चाहिए कि घन कोण क्या है और क्षेत्रफल सदिश किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे हेडिंग्स में ये आपको प्रयोग होंगे, इसीलिए यहाँ पे पहले शुरू इससे किया जाता है इस चैप्टर को। तो इन दोनों को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा। बच्चों घर पे रहिएगा, ज्यादा मत टहलिए घूमिएगा, और कल से हो सकता है थोड़ी छूट भी मिले, लेकिन आप घूमिएगा टहलिएगा मत, मेरी आपसे गुजारिश है। घर पे रहिए, ठीक है, और किसी अनजान लोगों से आप बिल्कुल मत मिलिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।